नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी यूपी से निकलकर सामने आ रही कि यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देने की इच्छुक नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिल पास होने के बावजूद भी बीजेपी की नीयत साफ नहीं है और वो इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भाषा बदलती रहती है और पुराने बयानों को देखने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने हरदोई के चर्चित हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं के प्रदर्शन, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां आम जनता के खिलाफ है और उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों को लाभ पहुंचा रही है। ये जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है। कोई अगर ये कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जनता की जेब से पैसा निकाल करके, गरीबों के पैसे निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हैं। ये जो बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। महिला आरक्षण पर सपा प्रमुख का बीजेपी पर हमला देखने को मिला है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कानून व्यवस्था और महंगाई का मुद्दा भी उठाया है। और बीजेपी से प्रवक्ता अब्दुल मलिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव के बयान को। मलिक जी, ऐसे में अखिलेश यादव ने सबसे पहले तो महंगाई की बात करूंगी कि महंगाई को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सरकार में इतनी महंगाई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई का, तो कि किस तरीके से महंगाई को कम किया गया वो बिल्कुल स्पष्ट है, सबके मध्य में है। और 2014 से पहले का भारत और आज के दौर का भारत, उसमें जो फर्क है मैं समझता हूँ वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट है, स्पष्ट रूप से जनता को नजर आ रहा है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से साथ दे रही है, सहयोग कर रही है। और जहां तक विषय है विपक्ष का, विपक्ष की आलोचना का, निश्चित रूप से विपक्ष को अधिकार है आलोचना करने का, लेकिन विपक्ष के द्वारा तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, फिगर्स के आधार पर, तथ्यात्मक तरीके से यदि आलोचना की जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन रहेगा। और जहां तक विषय एक तरीके से देश की प्रगति का, देश की उन्नति का, देश के उत्थान का, देश के आगे बढ़ने का, बिल्कुल स्पष्ट सबके सामने खुली किताब की तरह है कि किस तरीके से देश भर में हाईवेज बन रहे हैं। नेशनल हाईवेज की अगर बात कर जाए, किसी क्षेत्र में हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भूभाग हो, बिल्कुल स्पष्ट है, सबके सामने है कि किस तरीके से नेशनल हाईवेज का एक तरीके से निर्माण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय निरंतर कर रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की भी अगर बात कर जाए तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में देश को आगे बढ़ाने का काम हो या फिर एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम हो, सबके सामने है। और हायर एजुकेशन की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली, तो गन्ना किसान को किस रूप में लाभ हो, किसानों को कैसे लाभ हो, किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने भी स्कीम्स चलाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा है वो सबके सामने है। और उसके साथ साथ 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज भी हमने माफ किया था 2017 में उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी। बिल्कुल, ऐसे में कल विशेष सत्र था यूपी का और अब सवाल उठाया अखिलेश यादव ने कि बीजेपी जो है महिलाओं को वास्तविक में आरक्षण देने की इच्छुक नहीं है। महिला आरक्षण को लेकर उस समय तो पाला बदल लिया गया है, लेकिन अब बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। मलिक जी, नहीं ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम इच्छुक नहीं है, इनकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन सवाल यहाँ बनता है कि जब आरक्षण देने की बात सदन में हो रही थी, संसद में हो रही थी, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम कह रहे थे और हम कुछ छीन नहीं रहे थे, दे रहे थे, आरक्षण देने की बात की जा रही थी, तब विपक्ष के द्वारा आखिर उस बिल का समर्थन क्यों नहीं किया गया, क्यों उस बिल को गिराने का काम किया गया? तो ये चीज बहुत दुखद है और बिल्कुल स्पष्ट सबके सामने है। जनता को बहकाने से, बरगलाने से मैं समझता हूँ कि जनता को कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। इस देश की जो
आबादी है, विमेन पॉपुलेशन है, मेजोरिटी पॉपुलेशन की अगर बात कर लीजिए पुरुषों की भी, तो एक तरीके से पुरुष भी पूर्ण रूप से इस चीज को लेके देख रहे हैं। और जहां तक मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन की बात है, तो हिंदू पॉपुलेशन इस चीज को लेके बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदू पॉपुलेशन भी देख रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का क्या दौर था जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार थी 2017 से पहले। तो इनके आरोपों में, इनके तथ्यों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, वो तो सब जनता जानती है। और जनता ने इसीलिए 2017 में, 2022 में और इस बार 2027 में यूपी में हमें जिताने जनता जा रही है। 2014 में और 2019 में और 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं समझता हूँ वो भी सबके सामने है। ठीक है मलिक जी, एक सवाल मेरा आपसे और है कि इन्होंने कहा है कि सरकार जो है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, यह आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का एक तरीके से जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, अगर उद्योगपतियों की बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा सवाल है अखिलेश जी का। और ये सवाल सीधा सीधा अखिलेश जी अगर पूछ रहे हैं तो राहुल जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी ने ही अडानी जी को बढ़ावा देने का काम किया। तेलंगाना की इनकी सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने, रेवंत रेड्डी जी की सरकार ने अगर एमओयू साइन करने का काम किया किसी के साथ, तो गौतम अडानी जी के साथ किया, अडानी ग्रुप के साथ किया। तो इन्हें जवाब इसका देना चाहिए आखिर ये क्यों हुआ। और इनकी तमाम सरकारें हैं, वहां भी अडानी अंबानी को कैसे कैसे लाभ पहुंचा। अशोक गहलोत जी की सरकार थी, राजस्थान में अन्य सरकारें रही, इनकी रही, तो उसमें भी बताया जाना चाहिए। और मुकेश अंबानी जी आज ही अमीर हो गए ऐसा तो नहीं है, 2014 से पहले भी मुकेश अंबानी जी इसी देश में थे और बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे और अमीर हो रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे। तो ये भी एक तथ्य है जी। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ऐसे में महिला आरक्षण पर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयानों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और महंगाई को लेकर भी तीखा प्रहार बोला है। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि जो सरकार है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। और इसके साथ ही महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है। कानून व्यवस्था को लेकर और महंगाई से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए, कई सवाल उठाए और कई मुद्दे जो हैं उस पर भी बात अपनी रखी है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने तमाम चीज़ें रखी हैं, बीजेपी को घेरा है। और ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जो है महंगाई, बेरोजगारी और बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरों की थाली से चुरा कर खाने वाले क्या जाने महंगाई। और साथ ही सिलेंडरों के बढ़े दामों पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि चुनाव के बाद से महंगाई की गर्मी बढ़ेगी और वही स्थिति देखने को मिल रही है। उनके अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 900 रुपये से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि केवल 3 महीनों के भीतर ही गैस सिलेंडरों के दामों में लगभग 81% का इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण हर परिवार का बजट बिगड़ रहा है और जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र के बीच राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने इस सत्र की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए सरकार की मंशा पर निशाना साधा है। दीपा सराय स्थित अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे विषय पर राज्य विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया और उनकी समझ से ये परे हैं, क्योंकि इस तरह के कानून बनाने और लागू करने का अधिकार संसद के पास होता है, न कि राज्य विधानसभा के पास। उन्होंने कहा कि साल 2023 में संसद द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बावजूद भी इसे अब तक लागू नहीं किया गया, जो एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही सांसद ने आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे को बार बार उठाकर जनता और खास करके महिलाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ देने की रणनीति बताया और कहा कि विपक्ष हमेशा से महिला आरक्षण का समर्थन रहा है और संसद में इसे
पास कराने से उनकी भूमिका पर भी रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब बिल पास हो चुका है तो इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को पहले अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और महिलाओं के सम्मान की बात केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि महिला आरक्षण को लेकर के जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसका विधानसभा बुलाने को से लेकर के क्या मकसद है। विधानसभा कोई महिला आरक्षण दे तो नहीं सकती। महिला आरक्षण देने का काम संसद का है और संसद में ऑलरेडी ये प्रस्ताव पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है 2023 के अंदर, लेकिन केंद्र सरकार उसको बिल को पास होने के बाद अमली जामा पहना नहीं पाई और दोबारा नई सिरे से बिल लाया गया पास कराने के लिए, जिसमें कि कोई मकसद नहीं बनता सिवाय जनता को और महिलाओं को गुमराह करने के अलावा। हमारा विपक्ष का कहना ये रहा है कि आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन अभी तक 543 सीटें लोकसभा के अंदर हैं, 541 सीटें, उसमें से आप आरक्षित जो 2023 के अंदर बिल पास हो गया उसमें से आपने अब तक क्यों नहीं दिया, उसको दीजिए। विपक्ष ने सिर्फ विरोध इसलिए किया क्योंकि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का जो खेल गलत तरीके से खेलना चाहते हैं विपक्ष को कमजोर करने के लिए, उस पर विपक्ष की आपत्ति रही और इसने विरोध किया। और हम तो चाहते हैं कि आरक्षण मिले और मिलता तो अभी तक 2023 से अब तक जब 3 साल में आप लागू नहीं कर पाए तो आप लोगों से क्या उम्मीद तवक्को की जा सकती है। और रही बात विशेष सत्र बुलाने की, तो विशेष सत्र से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्रेडिट लेने की लिए इस टाइप सत्र बुलाने का आयोजन में समझता हूँ किया गया है। बाकी विधानसभा तो महिलाओं को आरक्षण लोकसभा के अंदर नहीं दे सकती है। वहीं वाराणसी में निषाद पार्टी द्वारा आयोजित राजनीतिक एकता विशाल महारैली का आयोजन किया गया और इसमें हजारों कार्यकर्ताओं की भागीदारी के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया और जहां पर ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग झूमते और नाचते हुए दिखाई दिए और इस आयोजन को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की ताकत दिखाने के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और इस बार उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में पहले से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी को अधिक अवसर मिलेगा और कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। संजय निषाद ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन संभव है। इसके साथ उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि आगामी चुनाव में पार्टी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और उन्हें सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी। और इस महासम्मेलन में निषाद पार्टी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रैली ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी अब 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये राजनीतिक एकता विशाल महारैली है। कभी 1911 में इसी रेता पर गंगा पुत्रों ने काशी नगरी में कसम खाया था, संकल्प लिया था कि अंग्रेज मुगल लुटेरे इनको मारकर भगाना है, हथियार उठाना है, गंगा में डूब डूब के मारकर भगाना है। ऐसी स्थितियों में निषादों ने ठाना अंग्रेजों को भगा दिया। फिर निषाद यहाँ आए, इनका हक हिस्सा खाने वाले जो कांग्रेस सत्ता बसपा के जो संविधान में हमारा हक हिस्सा खा रहे हैं उनको पहले सत्ता से हटाना, फिर इनका हिस्सा दिलाना। इसके लिए आज यहाँ संकल्प है कि आज धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने 6.5 साल के अंदर 61,500 पूरे देश के मछुआरों, आज मछुआरा उत्पादन में 1 नंबर पर, इनको फ्री में बीमा है, इनको 4% ब्याज पर कोई घर द्वार नहीं हो, केवल आधार कार्ड पर 3 लाख ब्याज है, 4% ब्याज, 60% सब्सिडी है, इनके नकदी रजिस्ट्रेशन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 60%। तो आज के दिन में जितने मछुआरा हैं, पट्टे धारकों को 3,20,000, आज इनके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा है, बेटी की शादी के लिए, ऐसी स्थितियों में हम लोग तो आज ये सब जाने पशुपालक लोग हैं आए और ये 9 साल बेमिसाल मछुआरे वाले साल ये इसलिए आए। तो आज राजनीति राजा बनती है, गरीब आदमी कैसे राजा बनेगा, उसका नाम राजनीति है। पहले राजा थे निषाद राज,
तब इनके पास जो धन रहा तो मुगलों और अंग्रेजों की पीठ को बचा। अलीगढ़ से एक अहम पहल की खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर वीवीएस राष्ट्रीय संगठन अब सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य करेगा। और इस दिशा में संगठन द्वारा 3 मई को अलीगढ़ में जन सेवा केंद्र के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो इस अभियान की शुरुआत का प्रतीक होगा। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अनिल ने बताया है कि इस मिशन की प्रेरणा उन्हें कोरोना काल के दौरान मिली, जब लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंचने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अब देश भर में जन कल्याण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो है ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। अलीगढ़ से शुरू हो रहा ये अभियान आगे चलकर देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तृत किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा सके। देखिए, अलीगढ़ सबसे बड़ी खुशी का विषय है कि अलीगढ़ एक ऐसे समाज सेवी लोगों का क्षेत्र है जहां विभिन्न तरह के लोगों ने अपनी सेवा भाव से यहाँ कार्य करा, चाहे धार्मिक स्तर हो चाहे औद्योगिक स्तर हो, हर तरफ से लोगों ने कार्य करा। लेकिन उससे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वीवीएस राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष श्री अनिल वासने जी के द्वारा गुड़गांव से यहाँ आकर इस चीज को यहाँ चयनित करा अलीगढ़ को, यहाँ समाज सेवा के कार्यों को और अधिक गुणवत्तापरक रूप से अंजाम दिया जाए। और उसके साथ ही बहुत बड़ी खुशी की बात है, देखिए बेंगलोर से जो अलीगढ़ से संबंध रखने वाले आदरणीय मणिशंकर गुप्ता जी है, उन्होंने इस राष्ट्रीय संगठन वीवीएस की कार्य कुशलता को देखते हुए सदस्य बनने की इच्छा जाहिर करी और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सदस्यता भी ग्रहण कराई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। जन कल्याण के लिए हम एक केंद्र शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वीवीएस जन कल्याण सेवा केंद्र, जिसका भूमि पूजन दिनांक 3 मई 2026 रविवार को रखा है। उसके सिलसिले में हमने प्रेस वार्ता रखी। एक्चुअली सर हम नोबल कॉज में काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे सहयोग से अगर दूसरे व्यक्ति का भला होता है तो अपना क्या नुकसान है, तो हम उस व्यक्ति के हित के लिए ये केंद्र स्टार्ट कर रहे हैं। आपके संगठन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर मैं प्रेरणा की बात करूं तो मेरी प्रेरणा स्टार्ट हुई है कोविड के दौरान। मैं गुड़गांव में रहता हूं और मैं गवर्नमेंट के साथ में कोविड वॉरियर काम कर रहा था और जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा उसकी लास्ट इवनिंग से मैंने गवर्नमेंट के साथ में काम किया। मैंने फर्स्ट वीक में फूड मैनेजमेंट देख रहा था, जहाँ तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों के फूड मैनेजमेंट का मेरे पास मिला। मैं एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा था हरियाणा प्रदेश सरकार के साथ। कुशीनगर में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कनोडिया इंटर कॉलेज खेल मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान फिल्मी स्टाइल में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के दौरान गांव का क्रिकेट मैदान अचानक से ही युद्ध का मैदान बन गया, जहां 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एक युवक को दर्जन भर मनबड़े दबंगों ने लाठी डंडों और लात घूसों और बेल्ट से बेरहमी से पीटा है और इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कल शाम हुई इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मैदान में खेल के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया है कि स्थिति बेकाबू हो गई है। मामले में आगे की पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी क्षेत्र में आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती की है। काशी विश्वनाथ धाम की दीवारों पर चल रही चित्रकारी को लेकर किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त किया गया है। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। फिलहाल पूरे मामले में शांति बनी हुई है और पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल है और हालात जो है वो नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में बाइक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक
पर सवार 4 किशोर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने एक किशोर की हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी में रेफर कर दिया है। वहीं अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण अंधेरे में इलाज किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया है और घायलों को इलाज जारी है। तीनों कैसे हुआ ये हादसा? क्या ट्रैक्टर से हो गया सर। कहाँ से आ रहे थे? पहुंच से जा रहे हैं। कहाँ? कितने लोग थे आप? किस में, ट्रैक्टर से और बाइक से? हाँ, ट्रैक्टर वाले ने दिया आपको? ट्रैक्टर वाला जा रहा था, उसने ब्रेक लगा दी अचानक से, तो भाई की वजह से संतुलन गड़बड़ हो गई। आप कहाँ के रहने वाले? और कहाँ जा रहे थे? सहारनपुर में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बता दें कि डाट काली मंदिर से लेकर आशा रोडी तक लंबा और भीषण जाम लग गया है, जिससे सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे हुए नजर आए। नए बने हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था का कमजोर प्रबंध के कारण हालात जो है वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जाम में फंसे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी और उमस ने स्थिति को और भी ज्यादा मुश्किल में बना दिया है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई यात्रियों के पसीने छूट रहे हैं और लंबी प्रतीक्षा से लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। जाम का असर अब शिवालिक की पहाड़ियों तक फैल गया है, जिससे पूरे मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यात्रियों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है। फिलहाल स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जाम की वजह से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित है। मिर्जापुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विंध्य डिजिटल प्रेस ट्रस्ट की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जो है वो समाज और श्रमिक वर्गों के हितों को आगे बढ़ाना बताया गया है। और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मजदूरों को सम्मानित करके उनके योगदान को सराहा गया और उनके अधिकारियों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के संस्थापक रवि यादव ने कहा कि समाज के निर्माण में मजदूरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके सम्मान के लिए इस तरह का आयोजन समय की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों की स्थिति में सुधार और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। और इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्य सहित कई पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्रमिकों को सम्मानित करके उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया और उनके अधिकारों और सम्मान पर चर्चा की गई। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना रजापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार अमरोहा की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी पिंटू हापुड़ मंडी में अंगूर की गाड़ी उतारकर वापस लौट रहे थे और तभी हाईवे पर डंपर ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिंटू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने डंपर को भी हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और इस हादसे के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं यूपी के अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव सिकंदराबाद के जंगल में एक मेथा के खेत में आम के पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला। यह घटना जो है विपिन कुमार सैनी के खेत से सामने आई है, जहां पर सुबह खेत पर पहुंचे किसानों ने शव देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष कोमल तोमर जो है पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मृतक की उम्र जो है लगभग 22 से 25 साल के बीच की बताई जा रही है और उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिससे पुलिस पहचान के लिए अहम सुराग मान रही है। युवक ने मटमैले रंग की पैंट और सफेद टी शर्ट पहन रखी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के थानों की मदद से युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।